अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, अभी तक बोल सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करेंगे कहानी अंत से ही आरंभ है, पार्ट 43। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। सिया अब भी साक्षी के पापा की ओर देख रहे थे। साक्षी के पापा अपनी नज़रें इधर उधर कर रहे थे और एक तो वो शौक थे। तभी सिया फिर से सवाल करती है, अंकल ज़्यादा ना टाइम वेस्ट मत कीजिए, सिंपल सी एक क्वेश्चन करी है मैंने आपसे, बस उसका जवाब दे दीजिए। क्या आप मिस्टर अंकुर भारद्वाज को जानते हो? यस और नो। साक्षी की पापा थोड़ी देर तक चुप रहते, वो कुछ नहीं बोलती है। फिर वो एकदम से बोलने लगते हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता किसी अंकुर भारद्वाज को। कौन है? पता नहीं सिया को इस जवाब से इतनी गुस्सा क्यों आती है कि एकदम से वो सीधा साक्षी की पापा को गला पकड़ लेती है, इतनी ज़ोर से कि साक्षी की पापा बचने के लिए गिड़गिड़ा रही थी कि छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो। साक्षी एकदम से सिया के करीब आती है और बोलती कि प्लीज़ मेरे 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 पापा को छोड़ो। तभी एकदम से सिया गुस्से से साक्षी की ओर देखते हुए बोलती कि स्टे अवे फ्रॉम हिम, ये तुम्हारी पापा है नहीं। और क्या बोला आपने? अंकुर भारद्वाज को नहीं जानते? अगर अंकुर भारद्वाज को नहीं जानते तो 28 साल पहले अंकुर भारद्वाज से उनकी बड़ी बेटी को कैसे ले गए आप? हाँ, कैसे ले गए? साक्षी कपूर मेरी ट्विन सिस्टर है, 2 मिनट पहले हुई थी, तो मेरी बहन है, उसे लेकर चले गए थे आप। हाँ, और आज आप अंकुर भारद्वाज को नहीं जानते? क्या वो आपके दोस्त नहीं थे? नहीं थे क्या आपका दोस्त? इधर जो साक्षी की पापा है वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। सलोनी वहाँ पे खड़ी रह के सिर्फ सिया की बात सुन रही थी और साक्षी अपनी पापा को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। एक वक्त ऐसा आती है कि साक्षी छुड़ा लेती है और एकदम से दे मारती है सिया के गाल पे रख के। सिया की आंखों में खून उतर चुकी थी। वो एकदम से गुस्से से साक्षी की ओर देखती है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। वो एकदम से हंसती है और बोलती है थप्पड़ मारी हो ना, खैर मार सकती हो। पता है, पहले ना जब जिस दिन मुझे पता चली थी कि मेरी एक और बहन है और जुड़वा बहन है, हम दोनों ही ट्विंस हैं, मुझे तुमसे तुम्हारे ऊपर इतना गुस्सा ही ना, मैं तुम्हें समझा नहीं सकती। पिछले 15 साल से हर वक्त मैं तुमसे नफ़रत करते आई हूँ, सिर्फ और सिर्फ नफ़रत, ये जानते हुए भी कि तुम मेरी बहन हो। आई स्वेयर, मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ नफ़रत के सिवाय कुछ नहीं थी। लेकिन जिस दिन तुम्हारे ऊपर मैंने हमला कराई, उस दिन, जिस दिन तुम्हारी मुस्कान को किडनैप करने आए थे कॉलेज से बाहर, जिस दिन तुम्हारे ऊपर हमला होने लगे थे, जब तुम्हारे ऊपर गोली लगने वाली थी, पता नहीं मेरे दिमाग एकदम से सटक गई। मुझे ध्यान में आया, हाँ ये जो लड़की सामने खड़ी है वो मेरी बहन है। पता नहीं, और तुम्हारे हाथ में चोट लग चुकी थी, वो खून देख के मेरे दिमाग सटक गई। पता नहीं ये क्या, इस पावर में, इस खून में कौन सी पावर है कि मुझे अपनी ही खून, बहन की खून देख के मेरी दिमाग सटक गई और वो गोली मैंने अपने ऊपर ले लिया। इस जगह पे सलोनी एकदम से कुछ पॉइंट करके बोलती कि एक मिनट, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि हॉस्पिटल में जिसने साक्षी के ऊपर गोली मारी थी, उस इंसान को तुमने इसी वजह से मारा है कि उसने साक्षी को गोली मारा है? एम आई राइट? सिया थोड़ी सी पीछे होती। सिया की आंखों में अब तक गुस्से की लहर थी, साथ साथ खून जैसा वो लालीपन। अब पता नहीं कहाँ से एक अजीब सी नमीपन आ जाती है, साथ आंसू। और वो एकदम से बोलती कि हाँ, पता नहीं ये खून का क्या मसला है। जैसे ही मैंने
इसको खून में लिपटे हुए देखी ना, मेरे पूरे पता नहीं मेरे बॉडी में एक अजीब सी कुछ चीज़ें हुई। गुस्सा, पता नहीं फ्रस्ट्रेशन, पता नहीं क्या था। मैंने उस इंसान को बस इतना बोला था कि तुम बस उसको एंगेज करो, उसके अगर मारना ही है तो ऐसे मारो कि गोली उसके ऊपर ना लगे। बस हमें वहाँ से मुस्कान को हटानी थी। लेकिन उस इंसान ने मेरे बात का गलत मतलब निकाला और इसके ऊपर गोली चलाया तो चलाया सीधा सीने में। जब मैंने उसके खून में लपटते हुए हॉस्पिटल में लाते हुए देखा, मेरी पूरी शरीर झंझोर गया। और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि ये मेरी बहन है और इसको मैं इस हालत में नहीं देख सकती। मेरा खून खौलने लगा और मैंने उस इंसान को अपनी हाथों से मारी, अपनी हाथों से। पहली बार किसी को मैंने अपनी हाथों से कत्ल किया है। उस इंसान को तब तक मारती रही जब तक मेरे कलेजे में ठंडक ना पड़ी। आखिर उसने मेरी बहन को जो मारा है। सलोनी वहाँ पे इतनी शॉक्ड होके सिर्फ सिया की ओर देख रही थी। साक्षी भी शॉक्ड हो जाती है। साक्षी के पापा तो बस एक टक देखे जा रहे थे। तभी सिया अपनी नज़र को घुमा के एकदम से साक्षी के पापा की ओर देखते और फिर से आगे बढ़ने लगते। तो साक्षी सामने आ जाती है और बोलती कि प्लीज़ मेरे पापा से दूर रहो। तभी सिया बोलती कि मैं अब भी कह रही हूँ साक्षी कपूर, वो तुम्हारे पापा है नहीं। तुम्हारे पापा मेरे पापा एक है, अंकुर भारद्वाज। तुम्हें तो खबर तक नहीं होंगे ना। पूछो तुम इस पापा से, तुम्हारे सो कॉल पापा लेके तो चले गए थे तुम्हें कब हमसे दूर। कभी मुड़ के वापस देखे, कभी जानने की कोशिश किया कि मेरे पापा मम्मी किस हालत में। अरे 12 साल के उम्र में मैंने अपने माँ बाप को खो दिया। 12 साल के उम्र में मैंने अपनी माँ बाप को खो दिया एक एक्सीडेंट में। तब भी ये इंसान एक खबर तक नहीं लिया कि क्या तुम्हारी मम्मी पापा जिंदा है भी या नहीं। अपना मतलब जैसे ही पूरा हुआ, पल्ला पूरी तरह से झाड़ दिया इन्होंने। चलाया कि अब क्यों मुंह बंद है मिस्टर अर्जुन कपूर। साक्षी के पापा वहाँ चुपचाप खड़ी रहते हैं और एकदम से बोलती कि देखो। तभी साक्षी पीछे पलटती अपनी पापा की ओर देखती और बोलती कि मेरी कसम है, जो भी है ये जो बोल रही है क्या वो सच है? बस सच बताइए मुझे, और समझ नहीं आ रही है क्या हो क्या रही है। ये बोल रही है कि आप मेरे पापा नहीं हो, ये किसी के नाम बता रहे, आप बोल रहे हो कि आप उनको जानते नहीं हो, ये बोल रही है कि आप उनके दोस्त थे। क्या है पापा? एकदम से साक्षी के पापा अपनी सर झुका लेती। तभी साक्षी अपने पापा के एकदम से शोल्डर पे हाथ रखते और बोलती है इस पापा को मैंने कभी अपनी सर झुकाते हुए नहीं देखा और आज भी नहीं देखना चाहती हूँ। प्लीज़ चाहे जो भी हुई हो, पहले प्लीज़ बता दीजिए। प्लीज़ मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये है कौन। ये जो बार बार बोल रही है कि मैं इसकी बहन हूँ, मुझे इसकी हकीकत जाननी है। प्लीज़ पापा, मैं अपने आगे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन तभी साक्षी की पापा उनके हाथ जोड़ने से रोक लेते हैं और बोलती कि बेटा बस करो, मैं बता रहा हूँ। अंकुर भारद्वाज मेरा बचपन का दोस्त, सबसे अच्छा दोस्त, सबसे नायाब दोस्त। आज उसके जैसा और कोई ना हो सकता है। कि हाँ, तुम्हारी मम्मी की डिलीवरी की वक्त थी और किस्मत से उसका वाइफ भी उस टाइम पे थे। लेकिन अंतर ये थे कि हम सिंगल बेबी को डिलीवरी करेंगे और वो ट्विंस को। हम बहुत खुश थे। हमारी बहुत लेट तुम्हारी मम्मा ने बेबी कंसेप्ट करी थी, उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें थे। तो आफ्टर बहुत साल बाद ये खुशी हमारे नसीब आए। तो तुम्हारी मम्मी की सिचुएशन वहाँ उस वक्त बहुत क्रिटिकल हो रहे थे। हम बहुत परेशान थे। एक मोमेंट ऐसा आया कि तुम्हारी मम्मी अपना
बच्चा खो दिया, लेकिन उनकी मेंटल कंडीशन इतनी बुरे हालात में थे कि हमारे वो हिम्मत थे नहीं कि उनको बताए कि आप अपना बेटा खो चुके हो। नहीं बता सकते हम, उसकी कंडीशन इतना सही नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा था। डॉक्टर भी ने मुझे मना कर दिया कि ये बात आप अपने वाइफ को नहीं बता सकते, वरना उनके साथ अभी कुछ भी हो सकता है। मैं क्या करता, मैं रो पड़ता, मैं रो रहा था वहाँ पे एक साइड पे बैठे। और तभी अंकुर भारद्वाज मेरे दोस्त, उसका ट्विंस बेबी हुआ। वो भी दोनों लड़की थे, बहुत खूबसूरत, बहुत क्यूट थे। तुम दोनों एक साथ इकट्ठे, जब तुम हुए थे, तुम 2 मिनट पहले हुए थे, तुम्हारी 2 मिनट बाद थे शायद ये। वो आया मेरे पास और मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने पूरी की पूरी सिचुएशन बताया। तब उसने एकदम से बोला, एक काम करते हैं, मेरे ट्विंस बेबी हुए हैं, मैं अपना एक बेटी तुम्हें देता हूँ, अपनी बीवी को संभालो तुम। मैं शॉक्ड हो गया कि भला कोई अपना बच्चा कैसे दे सकता है, लेकिन वो मेरा दोस्त था, मेरे लिए जान भी दे सकता था। उसने बोला कि अरे कोई ना, मेरी बेटी तुम्हारी बेटी एक ही तो है, और मेरे तो ये मेरे पास एक और है, मैं अपनी बीवी को संभाल लूँगा, तुम अपनी बीवी को संभालो। और ये तुम हमेशा के लिए अडॉप्ट कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को कानों कान तक खबर नहीं होंगे। हम तुम्हारे बेटे को यहाँ से हटा लेते हैं, बदले में तुम बोलना बेटे के जगह बेटी हुई है और वो बिल्कुल स्वस्थ है, उसकी परवरिश करो अपने हिसाब से। मुझे ये खुश महसूस होगी कि मेरे बेटी एक फ़ौजी के पास बड़ी होगी, उस बात की तसल्ली होगी मुझे, क्योंकि अंकुर भारद्वाज एक बिजनेसमैन थे। हम, मेरी बहुत अच्छा दोस्त था वो, बचपन का दोस्त। हमारी याराना के बहुत सारे मिसाल है। मैंने उससे पूछा था कि तुम्हारी बीवी को क्या पता है कि तुम्हारे ट्विंस बेबी है। उसने बोला कि हाँ पता है। मैंने बोला फिर संभालोगे कैसे। उसने जवाब में बोला कि तो मुझ सब कुछ मुझ पे छोड़ दे, लेकिन एक बात ध्यान रख, यहाँ से बेबी को लेके दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाना, कभी वापस मुड़ के मत देखना, क्योंकि हो सकता है एक बाप कमज़ोर पड़ जाए। उसने मुझसे प्रॉमिस कर लिया, ले लिया, और अपना एक बच्चा यानी साक्षी तुम्हें हमारे पास लाके दे दिया। जब मैंने तुम्हें तुम्हारी मम्मी की गोद में रखी ना, उनके शरीर में जान वापस आ गए। तुम्हारी मम्मी की सेंस नहीं थे, लेकिन जैसे ही तुम्हारी रोने की आवाज़ उनके कान तक पहुँचे ना, वो जिंदा हो गए। अंकुर सिर्फ मुझे ये बोला कि देखा, अगर मेरी कारण, मेरी बेटी के कारण तुम्हारी बीवी की जान बचती है तो ये हमारी खुशनसीब की बात है। चलो अब मैं जाता हूँ, अब से तुम मुझे नहीं जानते हो, ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ। ये बोल के वो मुझे हक करके वहाँ से चला जाता है। मैं उसे बार बार रोकता रहा पर वो रुका नहीं, वो चला गया। उसके बाद उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं, कुछ नहीं। हम लोग साक्षी को लेके वहाँ से चले आए दूसरी सिटी। तुम्हारी मम्मी बहुत खुश थी, और ये बात आज भी तुम्हारी मम्मी को पता नहीं है कि तुम उसकी बेटी नहीं हो, नहीं पता। सिया अपनी मुट्ठी गंज के खड़ी हो जाती है, उसकी आंखों में से अब जो इतनी क्रूरता से अब तक सारे बातें, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हद तक चीज़ें करती आई है, अब उसकी आंखों में नमी के साथ साथ आंसू भी उतर आते हैं। जो साक्षी की पापा है, वो अपनी बात को फिर से कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि ऐसे दिन बीतने लगते हैं बेटा, पर मैं चाहकर भी मेरे दोस्त से कभी बातचीत नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके वचन से मैं बांध चुका था। पर मैंने अपनी दोस्तों के, जो और भी दोस्त वगैरह हैं, उनसे उससे बात करा लेता था, पूछता था ठीक है कि नहीं, छोटी बच्ची के बारे में पूछती थी कि मुझे पता था उसका छोटा बेटी ठीक है, वो सारी चीज़ में खबर लेता था, लेकिन ओपनली डायरेक्टली उससे कभी बात नहीं कर पाया मैं। एक दिन 12 साल बाद मेरे पास एक न्यूज़ आया कि एक एक्सीडेंट में अंकुर अपनी बीवी बच्चे के साथ
वो मर गया। मैं भागते हुए आया और मैं हॉस्पिटल में गया, लेकिन तब तक सब ख़त्म हो चुके थे, मेरे पास कुछ था ही नहीं। मैं वापस निराश होकर चला गया। क्या करता मैं? सिया जो वहाँ पे चुपचाप खड़ी थी, वो एकदम से अपने आंसू को पोंछते कि अच्छा, तो दोस्त ने आपको कसम से बांध दिया तो आपने खबर लेना छोड़ दिया। हाँ, जब उनकी बेटी को उठा के ले गए थे तो क्या आपको नहीं लगता कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तरफ से आपकी भी है? 12 साल 12 साल से मैं अपनी माँ के प्यार के लिए तरसी हूँ। मैं हर रोज़ उनको रोती हुई देखी हूँ, एक टॉवल को अपनी ओर कसके हुए पकड़ते हुए। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मम्मी क्यों रो रही है, नहीं समझ आ रही थी। हर रोज़ मम्मी को रोते हुए देखा, कई बार पूछा मम्मी क्या हुआ, लेकिन मम्मी कोई जवाब नहीं देती थी। पापा से पूछती थी, पापा चुप रहते थे। ये सिलसिला 12 साल तक चला। 12 साल 12 साल बाद हम एक फंक्शन में जा रहे थे। बहुत खुश थे, मैं बहुत खुश थी एक्चुअली। बहुत दिन बाद मम्मी पापा के साथ बाहर जा रहे थे। मैं मम्मी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन हमेशा मुझे कमी महसूस होती है मम्मी से, क्योंकि वो पता नहीं हर वक्त एक टॉवल पकड़ती हुई रोती थी। हर वक्त हम लोग जा रहे थे कि एकदम से पता नहीं कार का ब्रेक फेल कैसे होता है, और एक भयानक एक्सीडेंट के साथ साथ हम तीनों बिखर जाते हैं। ये जो उंगली है ना, ये मेरी उस वक्त की एक्सीडेंट के कारण हुई है। तब पापा के हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन पापा के हालात से भी ज़्यादा मम्मी के हालात ख़राब थे। पापा तो वहीं पे मम्मी को देख के दंग रह जाते, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन पापा को लगते थे कि शायद मम्मी को बचा ले जाएंगे। तभी पापा ज़ख्मी हालत में मुझे ढूंढा, मैं पड़ी हुई थी एक साइड पे। वो मुझे अपनी गोद में लिया, मेरी आंखें खोली थी, मेरे आंखें तब भी ओपन थी। वो मुझे अपनी गोद में लिया और बोला मम्मी का ध्यान रखना, मम्मी का ध्यान रखना। और एक बात सुनो, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, या फिर तुम्हारी मम्मी ने भी नहीं, तुम्हारी एक बहन है, तुमसे बड़ी है 2 मिनट पहले, उसका नाम साक्षी है। अगर मम्मी बच्चा है ना, तो एक बार हो सके तो पापा की तरफ से मम्मी से माफ़ी मांग लेना और अपनी बहन से मम्मी को मिला देना। ये बोलते हुए मेरी पापा मेरे गोद में अपना दम घुट दिया, अपना दम तोड़ दिया। मैं नहीं रोक पाई अपने पापा को, नहीं रोक पाई। उस वक्त मैं अपनी मम्मी के पास गई, मम्मी को डॉक्टर, वहाँ के लोग, आसपास के लोग पकड़ के हॉस्पिटल लेके आए। हॉस्पिटल लेके आने के बाद लेकिन मम्मी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। 1 घंटे के बीच मैंने अपनी पापा मम्मी दोनों को खो दिए थे। अनाथ हो गई थी मैं बस कुछ ही सेकंड में। और ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मेरे सामने आई कि मेरी एक बहन भी है, और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं क्या नहीं। और पापा ये बोल के गए थे कि उनके दोस्त हैं अर्जुन कपूर, उनसे बात करूं, क्योंकि मुझे साक्षी को अपनी मम्मी से मिलानी है, ये बोल के गए थे। हॉस्पिटल की सिचुएशन इतनी ख़राब थी, मैं बस 12 साल की बच्ची थी, इधर उधर भाग रही थी, डॉक्टर के पास जा रही थी, प्लीज़ मेरे मम्मी पापा को बचा लो, प्लीज़ मेरी मम्मी को तो बचा लो। लेकिन डॉक्टर वहाँ पे इतना भागम भागी थे, और पता नहीं कौन से वीआईपी उस हॉस्पिटल में आए थे कि सारे लोग उस साइड पे चले गए। मेरी मम्मी की ट्रीटमेंट ठीक से नहीं कराए वो लोग। मैं भागते रही, हर एक नर्स के पास गई, अपना हाथ जोड़े गिरी रहे, प्लीज़ मेरी मम्मी को बचा लो। लेकिन कोई मुड़ के मेरी तरफ नहीं देखी। इसी दौरान मैं भागते भागते हॉस्पिटल से बाहर आई,
और पता नहीं मैं कहाँ पहुँची, क्या हुआ मुझे कि मैं बेहोश हो गई थी। उसके बाद से सीधा मुझे एक अनाथ आश्रम में मैं अपनी आंखें खोली। नहीं पता मम्मी के साथ क्या हुआ, पापा के साथ क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। तभी साक्षी के पापा बोलते कि मैंने उन दोनों का अंतिम वो सारे चीज़ें कर लिया था, पर कोई बच्चा मुझे नज़र आया नहीं था। मैंने बहुत ढूंढा, पर पुलिस वालों से भी बात की तो उन लोगों तक कहना था कि पास में तालाब थे तो शायद बच्चा वहीं पे गिर के मर गए होंगे, जिसके लाश अभी तक नहीं मिला। मैंने पुलिस वालों से बोला कि मिल जाए तो मुझे खबर ले लेना, पर वो कभी खबर ही नहीं करा। सिया की आंखों में आंसू अब भी आ रहे थे। साक्षी जैसी ही सिया की ओर दिखती, उसके दिल में अजीब सी दर्द महसूस होती। वो एकदम से सिया को जाके हक करती है। ये पहली बार थी और इतने साल बाद दो बहनें इस तरह से मिल रहा थे। सिया पता नहीं क्या करती है, एकदम से वो कस के गले लगा लेती है साक्षी को और फूट फूट के रोने लगती है। ये रोने को बर्दाश्त नहीं हो रही थी साक्षी की। उधर सलोनी की आंखें भी नम हो जाती है इन दोनों की इस सिचुएशन को देख के। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद एकदम से सिया साक्षी को धक्का देकर बोलती कि क्यों आई हो अब, हाँ प्यार जताने क्यों? पता है 3 साल तक मैं वहाँ पे थी उस अनाथ आश्रम में। वो तो भला है कि किसी ने मुझे अडॉप्ट करे है। 3 साल बाद एडॉप्ट करने के बाद मेरी किस्मत इतनी ख़राब थी कि मुझे एडॉप्ट करने के बाद उनकी हालात ख़राब हो गए। उनके हालात ख़राब हो गए। हम कभी एक वक्त के खाना भी ठीक से खा नहीं पाते थे, लेकिन मेरे दिमाग में थे कि मेरी एक बहन है, अब मुझे उससे मिलना है। लेकिन हालात और मेरी उम्र उतनी नहीं थी कि मैं खुद से कुछ कर पाऊँ। जिन्होंने अभी जो मम्मी पापा है उन्होंने मुझे अडॉप्ट करे थे उस अनाथ आश्रम से। मैं उनके साथ अहमदाबाद चली गई जहाँ पे तुम रहती थी, तुम्हारे आसपास ही थी। क्योंकि पापा ने जिस नाम को बोले थे अंकुर मतलब अर्जुन कपूर, मैंने उन तक पहुँच ही लिया। पापा के और भी बहुत सारे दोस्त वगैरह थे जिनसे मैंने ये पता कर लिया कि अर्जुन कपूर है कौन। बाद में जैसे तैसे करके मैं तुम तक पहुंची गई। और जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखी ना, जिस दिन देखी थी तुम अपने पापा के साथ, अपनी पापा मम्मी के साथ किसी शॉपिंग मॉल गए थे। बहुत खुश थी तुम, बहुत खुश। तुम्हारी फेस पे वो करोड़ों की स्माइल थी। तुम अपनी पापा की हाथ पकड़ी हुई थी, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे एक हाथ को पकड़े हुए थे, लेके इधर उधर लेके जा रहे थे। तुम्हारे पापा बोल रहे थे कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए तुम ले लो। मैं एक बार खुद की ओर गौर फरमाई कि मैं लाचार, गरीबी में मरी, एक वक्त की खाना ठीक से खा नहीं पा रही थी, और तुम कितनी खुश हो। हाँ, तुम्हें तो पता भी नहीं होगी कि तुम्हारी एक बहन भी है जो ज़िंदगी और मौत की ये जो सिलसिला है कितनी तकलीफ से जी रही है। नहीं पता होगी ना। गरीबी इंसान को बदतर से भी बदतर हालात में पहुंचा देते हैं। एक वक्त के खाने के लिए तरस गई थी मैं, और जब भी तुम्हें देखती थी तुम खुश थी, तुम अपनी फैमिली के साथ मस्त थी। मेरी क्या गलती थी साक्षी, मेरी क्या गलती थी, मेरी क्या गलती थी, क्या तुम बता सकती हो? साक्षी एकदम से बोली कि तुम मेरी बात सुनो, इसमें पापा की कोई गलती नहीं है और ना ही मेरी गलती है, मुझे भी नहीं पता थी ये सब, प्लीज़ मेरी बात सुनो। तभी सिया बोलती कि क्या सुनूं, क्या सुनूं मैं? बचपन से लेकर तुम्हारे कारण मैंने मम्मी की प्यार नहीं पाई, नहीं करे वो मुझसे प्यार उतना। हमेशा बस तुम्हारी वो टॉवल लपेटी हुई बस रोती थी। तरस गई थी मैं एक बार मम्मी से बेटा सुनने के लिए, पर कभी मन से बोला ही नहीं। पापा तो अपने कामों में बिजी रहते थे, लेकिन 12 साल के बाद वो भी खो दिए मैंने।
उसके बाद जिन्होंने अडॉप्ट करे हैं उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो खुद को संभालेंगे या मुझे, लेकिन हाँ कभी उन्होंने छोड़ा नहीं है मुझे उस हालत में भी। धीरे धीरे मुझे इस गरीबी से और तुमसे नफ़रत सी होने लगी है। हर रोज़ मैं तुम्हें देखती थी और नफ़रत की आग में जलती थी। हर रोज़ मैं जलती थी। मेरे दिल में आहिस्ता आहिस्ता ज़ख्म होने लगे थे। मुझे पैसे चाहिए थे अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए। तुम्हारे जैसे खुश रहने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, पैसों की। जैसे तैसे हालात जैसे ही थोड़ी बहुत ठीक होने लगे थे, मेरे न्यू मम्मी मुझे पढ़ाने लिखाने लगे थे। स्कूल में भर्ती किए, फिर स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी। लेकिन मुझे सिर्फ पैसे चाहिए थे और पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और मैंने ऐसे बहुत सारे रास्ते अपनाए जिसके दौरान मुझे पैसे मिले और उन पैसों से मैं खुश रह पाई हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ ठान ली थी, ये जो बचपन से लेकर तब तक का दौर है ना, ये सारी सिचुएशन जो मैंने सहन करी है, जो हर वक्त मैंने अपनी दिल में ली है, वो ज़ख्म मैं तुम्हें महसूस ज़रूर कराऊंगी। तब से ही ये प्रण मैंने खा ली थी, लेकिन मैं हार गई। पता है क्यों? क्योंकि हम दोनों के शरीर में एक ही खून बह रहे हैं। तुम्हारी शरीर में से जैसे ही खून झरते देखे, मैंने खुद को रोक नहीं पाई। मैं बेबस हो गई पहली बार। तुमसे इतना नफ़रत थी ना कि साक्षी मैं तुम्हें मार भी सकती हूँ, इतनी नफ़रत थी। एक मिनट के लिए भी मेरी वो ध्यान में ये नहीं आएगी कि तुम मेरी ट्विन सिस्टर हो, नहीं आएगी। इतनी नफ़रत थी मुझे तुमसे, लेकिन तुम्हारी शरीर से खून झरते हुए देखते ही मैं बेबस हो गई मैं। क्योंकि तुम मेरी बहन हो। कहा थी तुम इतने साल तक, मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी साक्षी, तुम नहीं थी। हर दर बदर घूमती रही मैं खाने के लिए, नहीं थी उस वक्त तुम अपनी ज़िंदगी से मौज कर रही थी अपने इस मम्मी पापा के साथ। मैं मरती रही हर वक्त, हर दम। साक्षी एकदम से सिया की ओर जाती, बोलती प्लीज़, आई अंडरस्टैंड तुम्हारी सिचुएशन। तभी सिया बोलती नो, यू डोंट अंडरस्टैंड साक्षी। वो सारी चीज़ मैंने सहन करी है, मेरे ऊपर बीते हैं, तुम नहीं समझ सकती हो, तुम नहीं समझ सकते। और ये सब कुछ इसी इंसान के कारण हुआ है, तो आज मैं इस इंसान को छोड़ूंगी नहीं, इसे जानी पड़ेगी। तभी वो एकदम से गन पॉइंट करती है साक्षी के पापा की, और साक्षी बोलती कि प्लीज़ सिया प्लीज़, मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हारी पूरी की पूरी सिचुएशन समझ गई हूँ, तुम्हारी कोई गलती, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, पापा को गोली मत मारो प्लीज़। लेकिन सिया मान नहीं रही थी, बोलती है नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं इस इंसान को मार दूँगा। मैं तुम्हें नहीं मार सकती क्योंकि तुम मेरी बहन हो, और ये मैं मान चुकी हूँ। मुझे नहीं पता मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतनी प्यार कहाँ से आ गई, अब मुझे बिल्कुल नहीं पता। पर जिस दिन मैंने तुम्हें खून से लिपटी हुई देखी, मेरी दिमाग हिल गई। उस दिन मुझे पता चली कि मैं तुमसे कभी नफरत कर ही नहीं सकती, कभी नहीं कर सकती, सिवाय प्यार के। और मैं तुमसे दूर केवल इसी इंसान के कारण हुई हूँ, तो इस इंसान का कोई हक नहीं बनता कि ये जिए। साक्षी गिड़गिड़ा रही थी कि नहीं सिया प्लीज़, तुमने अब तक जो कर लिया सो कर लिया, अब आप कुछ नहीं करना प्लीज़। सिया मान नहीं रही थी, और वहाँ पे एकदम से पुलिस वाले राहुल और अपने फोर्सेस को लेके सब के सब
वहाँ पे आ जाता है। सलोनी इधर उधर देखते कि एकदम से सारे घेर चुके थे। तभी सिया साक्षी की ओर देखती है और एकदम से एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोलती कि ओह, तो ये प्लान थी, तो आखिर तुमने भी मुझे धोखा दिया सिस्टर, तुमने भी। तभी साक्षी बोलती आई स्वेयर मैंने नहीं बुलाया इनको, मैं नहीं बुलाई, सच्ची में मैं नहीं बुलाया इनको, पता नहीं कैसे आ गए। तभी राहुल एकदम से बोलती कि मिस साक्षी, आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए आप पूरी की पूरी एक इतनी ख़तरनाक मुजरिम को वहाँ से गायब कर देंगी, ये हमें मंजूर नहीं है। और शायद आप भूल चुके हो जिस गाड़ी से आप ड्राइविंग वगैरह कर रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, वो गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर है। क्या आप भूल गई हो? आपके पास इतने सारे कॉल आए हैं, आप कोई भी कॉल उठाया नहीं, बल्कि ऊपर से फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। क्या लगती क्या है आपको कि ये सब करके आप बच पाओगे? हमें ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी आपसे। और जो राहुल थे वो एकदम से गन पॉइंट करते सिया की ओर, लेकिन साक्षी एकदम से बोलती कि प्लीज़ सर, इसको इसको कुछ मत करिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ। लेकिन राहुल बोलते कि प्लीज़ मेरे रास्ते से हटिए। साक्षी फिर से बोलती कि सर प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ इसको कुछ मत करिए, आप मुझसे बात करिए, मैं बात कर तो रही हूँ आपको। तभी एकदम से बोलती कि नहीं, वक्त बहुत लेट हो चुके हैं, आप बहुत वक्त बिता दिए हैं, आप सीधा हमारे पास इंस्ट्रक्शन है इसको एनकाउंटर करने का, सो आप बीच में से हटिए। सिया एकदम से साक्षी की ओर देखती, साक्षी गिड़गिड़ा रही थी कि प्लीज़ सर इसको कुछ मत करिए। सिया की फेस में एक अजीब सी स्माइल आती है, वो सलोनी की ओर देखती है। सलोनी समझ नहीं पा रही थी कि सिया अब करने क्या वाली है। सिया अपनी गन से, जो उसके लोग थे जो साक्षी की पापा को पकड़ के रखे थे, वो एकदम से सबकी ओर गन पॉइंट करते हैं और करीब 4 गोली वो एकदम से एक से भरकर एक के बाद एक चलाती है। और वो सारे इंसान जो उसके आदमी थे, किसी के पैर पे लगते हैं, किसी हाथ पे लगते हैं। जैसे ये करते हैं, सिया एकदम से पीछे जाती है और सीधा गन पॉइंट करते हैं राहुल की ओर। और देखिए, मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये बोलते हुए वो एकदम से राहुल की ओर शूट करेगी कि तभी पीछे से एक गोली सीधा सिया के सीने के ओर आके लगती है। एक सिसकने की आवाज़ से तो साक्षी की दिल झंझोर जाती है। साक्षी सिया की ओर तुरंत देखती है। सिया अपने सीने में हाथ रखते हुए वो गन उसके हाथ से गिर जाती है और सिया काफ़ी हद तक खाई के करीब चली गई थी। एकदम से वो गिरने लगेगी, तभी साक्षी भागते हुए जाती है और सिया की हाथ पकड़ती है और बोलती है नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, प्लीज़ 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 मेरे साथ रुको, प्लीज़ प्लीज़ रुको मेरे साथ, मेरी 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 बात सुनो प्लीज़ सिया, प्लीज़। सिया अपनी बहन की ओर देखती है और बोलती कि तुम पता है, हम दोनों ट्विंस हैं, तुम्हारी और मेरी सोच काफ़ी हद तक सेम है। जिस दिन मुझे ये पता चली ना, मैं 2 मिनट के लिए बहुत खुश हो गई थी कि मेरी बहन मेरी जैसी ही है, बहुत खुश हो गई थी। लेकिन अगले पल मुझे गुस्सा भी बहुत आई और सब कुछ के लिए आई एम सॉरी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारी ही बहन हो। साक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बोलती नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ रुको, तुम अभी तो मिले हो मुझे, प्लीज़ मुझे मुझे छोड़ के मत जाओ। तभी सिया बोलती कि मैं रुक नहीं सकती आपके पास, नहीं रुक सकती। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ऐसे काम कर लिया जो मुझे करने नहीं चाहिए थे, पर क्या करे, कोई सजेस्ट करने वाले नहीं थे ना, सही राह पे चलाने सिखाने वाले थे नहीं मेरे पास। बचपन से बहुत मिस किया आपको मैंने, बहुत मिस किया। साक्षी की आंखों में आंसू आ रहे थे, वो बस कस के पकड़ी हुई थी उसके हाथ को, उसको उठाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सिया बोलती कि नहीं, जाने दो मुझे,
नहीं, ऐसे नहीं जाने दे सकती, प्लीज़ तुम मेरी बहन, मैं तुम्हारी बहन हूँ ना, प्लीज़। लेकिन नहीं ना, मेरी जाने की वक्त आ गई है। एकदम से वो साक्षी के हाथ से खुद के हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। साक्षी बोलती कि प्लीज़, मेरी कसम, तुम ऐसे मुझे छोड़ नहीं सकते, ऐसे अपने साथ बांध के मुझे इस तरह से छोड़ नहीं सकती। सिया प्लीज़ मेरी बात सुन लो, प्लीज़, मैं कुछ भी कर लूँगी, मैं तुम्हें बचा लूँगी, प्लीज़ प्लीज़। लेकिन सिया तब तक उसके हाथ से अपने हाथ को छुड़ा के वो खाई में गिर जाते। साक्षी की बस एक चिल्लान की सिया, बस सारी चीज़ एकदम से सन्नाटे में गुम हो जाती है। साक्षी वहाँ पे बैठ के वो फूट फूट के रोने लगती है, और पीछे से जो गन करी गई है वो किसी और नहीं, वो सांझ की गोली थी। सांझ की पिस्तौल से वो गोली आई थी। सांझ को ये पूरी सिचुएशन पता ही नहीं थी। तभी एकदम से सलोनी इस तरफ से देखती है और वो बोलती कि तुमने गोली क्यों चलाई। तभी सांझ बोलती कि क्योंकि सर ने ऑर्डर करी है, सर ने ये बोल के लाई है कि सीधा गोली मारनी है। सलोनी बोलती कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली है यार, सिया उसकी बहन है। जैसे ये सुनती है सांझ घबरा सी जाती, बोलती कि क्या बोल रहे हो आप मैडम। बोलती कि हाँ, सिया साक्षी की बहन है। तुमने क्या कर दिया यार, कुछ भी हो जाते, कोई ना उसको सज़ा मिल जाती, हम कोर्ट में उसके लिए। क्या करूं मैं अब साक्षी को कैसे संभालूं। साक्षी के पापा साक्षी की ओर जाते, उनको एकदम से हक करते, बोलते कि कोई बात नहीं बेटा, वो तभी एकदम से साक्षी अपनी पापा को गले लगा के रो पड़ती है। बोलती कि पापा वो अभी तो मिली थी और अभी क्यों पापा। तभी उसके पापा बोलती कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, सब कुछ मेरे कारण हुआ है। साक्षी वहाँ पे एकदम से उनको गले लगा लेते हैं। सिया की कहानी यहीं पे ख़त्म होते हैं। वहाँ से जो राहुल था वो एकदम से साक्षी की ओर देखते हुए बोलते कि अपनी कर्तव्य और अपनी फैमिली की चीज़ दोनों अलग रखें आप। ये आपकी फर्स्ट एंड लास्ट गलती होगी जो मैं मान रहा हूँ। ये बोलते हुए राहुल अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ वहाँ से चला जाता है। ये खबर पूरे तरह से फैल जाते हैं कि सिया भारद्वाज जो इतनी बड़ी मुजरिम थी, उनका इनकाउंटर हो चुके, वो मर चुकी है। और सिया ने जिस मैडम की जिक्र करी थी उस मैडम को भी पकड़ी जाती है। बहुत बड़ी हस्ती थी, डॉक्टर थी। जैसे उनकी नाम आते हैं पूरे के पूरे मेडिकल लाइन हिल से जाती है। साक्षात सलोनी उस शख्स को बहुत अच्छी से जानती है। तो जिस वक्त उनको कस्टडी में लिए जाते हैं, सलोनी एकदम से बोलती कि मैम जी, मैंने आपसे सीख ली है और अब जाके मुझे ये अपनी ही ये जो लर्निंग मैंने करी है आपसे, अब मुझे खुद पे क्वेश्चन करने की मन हो रही है कि क्या किया मैंने। मुझे खुद पे शर्म आ रही है, आपके कारण इतना सब कुछ। छी। उसको कस्टडी में लिए जाते और कड़ी से कड़ी कार्रवाई शुरू होते हैं। हर वो शख्स जो इस केस से जुड़े हुए थे सबको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलते हैं। कुछ पॉलिटिकल जो साइड थे जो इनके साथ जुड़े थे उनको भी अपने पद से हटाए जाते हैं और उन पे कार्रवाई होते हैं। साथ साथ सिया के जो बॉयफ्रेंड था उसको भी पुलिस कस्टडी में दिया जाता है और उसको करीब 7 साल की सज़ा होती है। उधर साक्षी अपनी बहन की खोने की वो गम महसूस कर रही थी। भले उसके घर में उसके पापा चले गए थे, उसके मॉम अब नॉर्मल हो चुकी थी, हालांकि अब भी उसके मॉम को कानों कान तक खबर नहीं है कि साक्षी उनकी बेटी नहीं है, और ना ही साक्षी बताती है। साक्षी एकदम से अपनी पापा की ओर बोलती कि पापा मेरे मम्मी पापा का कोई पिक है। तभी उसके पापा बोलते कि हाँ है। तो वो एकदम से एक पिक देती है जिसे देख के बहुत फूट फूट के रोने लगती है साक्षी। मुस्कान और नेहा को बाद में ये सारी की सारी सिचुएशन सलोनी बता देती है और नेहा मुस्कान को
अब हर कोई जानती थी साक्षी की सिचुएशन के बाद। साक्षी की पापा बेहोशी की हालत में थी। वो एकदम से बेहोशी में ही झंझोड़ जाती है, कांपने लगती है, उनकी पूरी की पूरी शरीर लाल हो जाती है। साक्षी एकदम से अपनी पापा को इस हालत में देख के वो भाग के जाती है कि तभी सलोनी हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि पागल ना बन, ये इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे हैं, तुझे लग जाएगी, सिया प्लीज़ स्टॉप दिस। लेकिन सिया बस तीखी मुस्कान के साथ एक टक साक्षी की ओर देख रही थी। साक्षी अपने के पापा के करीब जा तो रही थी लेकिन छू नहीं पा रही, तो वो तड़प रही थी। अब उसके आंखों में से आंसू आ रहे थे और वो हाथ जोड़ लेती है सिया के सामने और बोलती कि प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इतनी तकलीफ मत दो मेरे पापा को, प्लीज़ छोड़ दो उनको प्लीज़। तुम्हें जो चाहिए ना मैं दूंगी, मैं तुमको वहाँ से आज़ाद करा लिया हूँ। अगर तुम बोलोगी ना तुम्हें छोड़ देने के लिए, मैं छोड़ दूंगी, प्लीज़ मेरे मेरे पापा को कुछ मत करो, प्लीज़ मेरे पापा को छोड़ दो। आखिरकार एक बेटी अपनी पापा के आगे झुकी जाती है। पापा को उस हालत में देख के वो सिया के आगे अपना सर झुका ही लेती है। सिया को बहुत सुकून मिल रही थी और वो बोलती हाय, यही 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 तो चाहिए थी मुझे। तड़पो, थोड़ा और तड़पो, तुम रो, तुम्हारी आंखों से जितनी भी आंसू आएगी ना, मेरे दिल की वो जख्म वो भरेगी, एक एक आंसू से मेरी हर वो जख्म भरेगी। रो तुम, तुम्हारी आंखों से जब जब आंसू गिरेगी मुझे सुकून मिलेगी, तो रोना ज़रूरी है। साक्षी की आंखों में से अब आंसू आ रहे। वो अपनी पापा की इस हालत को देख ही नहीं पा रही थी। वो अपनी पापा के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी, बहुत प्यार करती थी, बस अपने पापा को उस हालत में देख नहीं पा रही थी। सलोनी भी कई बार बोलती कि सिया प्लीज़ छोड़ दो अंकल को। तभी सिया एकदम से खड़ी होती है और साक्षी अब वो गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते ज़मीन पे जा बैठती है। सिया एकदम से खड़ी होती है और खड़ी होके वो साक्षी के इर्द गिर्द घूम रही थी और बोलती कि हाय, इतनी तड़प अपने इस पापा के लिए, जबकि ये तुम्हारी पापा है ही नहीं। बस सिया का उतनी बोलती ही साक्षी तुरंत अपनी आंखों को उठा के सिया की ओर देखती है। साक्षी की आंखें लाल हो चुकी थी। सिया उसकी ओर देखते हुए बोलती कि क्या हुआ, झटकी लगी? ये और एक झटका है तुम्हारे लिए। ये जिस इंसान के लिए तुम तड़प रही हो ना, गिड़गिड़ा रही हो, मेरे सामने झुक गई हो तुम, ये तुम्हारी पापा है ही नहीं, ये तुम्हारी पापा है नहीं है साक्षी कपूर। वक्त आ गई है तुम्हें उस राज से रूबरू करूं। तुम जानना चाहती थी ना कि मैं कौन हूँ? तो मैं तुम्हारी ट्विन सिस्टर हूँ, तुम मेरी बहन हो। बस साक्षी दंग रह जाती है। सलोनी उसकी और एक टक देखी जा रही थी, कुछ नहीं बोलती है। और साक्षी एकदम से उठ के खड़ी हो जाती है और बोलती कि क्या बोल रहे हो तुम, दिमाग खराब है? सिया कुछ नहीं बोलती, वो अपनी लोगों को बोलती कि ज़रा मिस्टर को घर के पीछे की एरिया में ले आओ। सिया चुपचाप उस घर से बाहर होके पीछे की ओर चली जाती है। साक्षी को समझ नहीं आ रही थी कि ये जा कहाँ रही है, पीछे, घर के पीछे, क्योंकि ये एरिया थोड़ी सी ऊपर साइड की है, पहाड़ी थी, पहाड़ी को काट के ये लोग थोड़ी सी प्लेस में ये घर बनाए गए थे। तो उस पीछे की एरिया थोड़ा डेंजरस थी, क्योंकि घर के पीछे थोड़ी सी स्पेस थी, थोड़ी सी गार्डनिंग एरिया थी, उसके पीछे खाई थी, खाई के उस साइड पे तालाब। उसको एक साइड पे वहाँ पे लेके जाते हैं, अंकुल को चेयर से ही वहाँ से हटा के उस पीछे के एरिया में रख दिए जाते हैं, बिल्कुल खाई के थोड़ी ही आगे। और सिया उनके सामने जाके बैठ जाती है और साक्षी एकदम पीछे पीछे आती है और बोलती कि तुमने क्या बोला है, तुम्हारी दिमाग ठीक है, तुम बोलना क्या चाहते, तुम मेरी ट्विन सिस्टर हो, ये कैसे मुमकिन है? सिया कुछ नहीं देखती, साक्षी की ओर देखती भी नहीं है। वो एकदम से एक और प्रेस करती है रिमोट में स्विच को। जैसे ही प्रेस करती है एकदम से साक्षी की पापा फिर से एकदम से झंझोड़ जाती है। तो साक्षी बोलती है कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, ये सब बंद कर दो। लेकिन तभी साक्षी की पापा एकदम से चिल्ला पड़ती कि छोड़ो मुझे, कौन हो तुम?
लेकिन वो जैसे ही चिल्लाते हैं वो अपनी सामने अपनी बेटी को इस तरह से गिड़गिड़ाते हुए देख के चुप हो जाते हैं। तभी सिया एकदम से बोलती कि वेलकम वेलकम मिस्टर अर्जुन कपूर, वेलकम। कैसे हो आप? खूब अच्छे होंगे। खातिरदारी अच्छी हुई ना आपकी? हाँ। वेल, कुछ पूछना है आपको, मतलब आपसे कुछ पूछना है मुझे। तो क्या मैं पूछ सकती हूँ? लेकिन साक्षी के पापा बस एकटक साक्षी की ओर देख रहे थे। तो क्या आप अंकुर भारद्वाज को जानती हो, उनके और उनकी मिसेस को? जैसे ही सिया के मुंह से अंकुर भारद्वाज के नाम सुनते हैं साक्षी की पापा, उनके फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। सलोनी ये चीज़ बहुत अच्छे से नोट कर रही थी। साक्षी बस बोल रही थी कि प्लीज़ सिया मेरे पापा को छोड़ दो। तभी सिया फिर से बोलती कि बोलिए, क्या आप अंकुर भारद्वाज को जानते हो? साक्षी के पापा चुप हो जाते हैं। तो आज स्टोरी यहीं पे रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा।